हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह से हम एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम एप्लीकेशन की मदद से रेगुलर और कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज का अटेंडेंस या बायोमेट्रिक डिटेल्स देख सकते हैं। अब की बार इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से हम सभी एम्प्लॉयज का यूएफएस रिलेटेड रिकॉर्ड्स देख सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले एक बार फिर से हमको हमारे डी ड्राइव में जाना है, एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम फोल्डर में जाना है और यूएफएस फोल्डर को सिलेक्ट करना है। चलो सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास यूएफएस में किस प्रकार का डेटा मौजूद है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको अप्रैल महीने का डेटा दिखाऊं तो कुछ इस तरह का एक्सेल फाइल है जिसमें सभी जेएसओस या एफआईएस फील्ड इन्वेस्टिगेटर्स के नाम लिखे हुए हैं। उन्होंने किसी पर्टिकुलर महीने में, उदाहरण के लिए ये अप्रैल महीने का डेटा है, किसी पर्टिकुलर महीने में कितने टाउन्स कंप्लीट किए, कितने ब्लॉक्स बना लिए, कितने वार्ड्स कवर हो गए, कितने यूनिट्स बना लिए गए। ये सभी तरह के डेटा इस यूएफएस फाइल में मौजूद है। सभी जेएसओस और एफआईएस के लिए जिनको यूएफएस का सर्वे करने का काम हैंडल किया गया है। इसमें आपको एनएसआर एम्प्लॉइज के नाम के अलावा वो किस एनएसआरओ में मौजूद हैं वो भी दिख जाएगा और टोटल टाउन्स कंप्लीटेड का टोटल डेटा भी इसमें दिखता रहेगा। ये ओरिजिनल डेटा है जो कि आप ई ऑफिस से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं मंथ वाइज। तो फिलहाल मैंने अगस्त, नवंबर और अप्रैल महीने का डेटा डाउनलोड किया हुआ है। अपने यूएफएस फोल्डर में मैंने ये सभी एक्सेल फाइल को रखा हुआ है। तो सबसे पहले आप एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर को चलाकर देखते हैं कि उसमें यह इंटरफेस कैसा दिखेगा। उस सॉफ्टवेयर की मदद से एक बार फिर से हम उस सॉफ्टवेयर में हम जिस भी व्यक्ति का नाम सिलेक्ट करेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अरविंद निकाम्बे का नाम सिलेक्ट करता हूं तो उनका सभी महीनों का डेटा सभी एक्सेल फाइल से अर्जुन निकाम्बे जी का डेटा एक साथ हमको दिख जाएगा। तो मुझे ज्यादा एफर्ट्स नहीं करने पड़ेंगे एक एक एक्सेल फाइल को मैन्युअली ओपन करके देखने के लिए। ये एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम एप्लीकेशन का फायदा है। तो एक बार चला कर देखते हैं। इसके लिए हमको डी ड्राइव में जाना है, एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम फोल्डर सिलेक्ट करना है, आर फोल्डर सिलेक्ट करना है। इसमें यह एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम वाले एप्लीकेशन को सिलेक्ट करना है जिसमें इस तरह का कुछ गियर बॉक्स बना होगा। तो चलाता हूं मैं इसको। एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है। अब इसमें पूछ रहा है मुझे कि कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज का अटेंडेंस देखना है या रेगुलर एम्प्लॉयज का बायोमेट्रिक डेटा देखना है या फिर यूएफएस देखना है। यूएफएस में भी दो तरह के ऑप्शन है। हम इन दोनों को आज इस वीडियो में एक्सप्लोर करने वाले हैं। ये एक ऑप्शन है यूएफएस जिसमें आपको सिर्फ एक ही एक्सेल फाइल का डेटा दिखने वाला है और इसमें यूएफएस जिसमें आपको मल्टीपल एक्सेल फाइल्स का कंबाइंड डेटा दिखने वाला है। सबसे पहले मैं इस यूएफएस को सिलेक्ट करता हूं। इसमें मुझे जिसमें सिर्फ एक एक्सेल फाइल का डेटा दिखने वाला है, इसमें मुझे कोई इंटरफेस नहीं खुलेगा, सिर्फ ये ब्लैक स्क्रीन ही मौजूद होगा। मुझे बस इतना करना है कि सिर्फ एक यूएफएस का एक्सेल फाइल को मैन्युअली सिलेक्ट करना है। तो मैं सिलेक्ट कर लेता हूं एक यूएफएस का एक्सेल फाइल। यूएफएस उदाहरण के लिए मैं अप्रैल डेटा के एक्सेल फाइल को सिलेक्ट कर लेता हूं।
डेटा लोड हो रहा है, इसमें थोड़ा वक्त लग सकता है। डेटा हैज बीन शेयर्ड सक्सेसफुली। तो इसका मतलब है कि हमारे यूएफएस फाइल में रिजल्ट स्टोर हो गया है। ये यूएफएस फोल्डर में ये अप्रैल डेटा की एक कॉपी सेव हो गई है। तो इसको खोलकर देखते हैं कि आखिर इसमें स्टोर क्या हुआ। तो बेसिकली इसमें हमको वैसे ही पुराने वाले ओरिजिनल डेटा की तरह ही डेटा दिखने वाला है। एक्स्ट्रा इसमें काम ये हुआ है कि इसमें आपको ये एडिशनल 5 कॉलम्स ऐड हो गए हैं। तो एक कॉलम है स्ट्रक्चर्स पर डे। इसका मतलब है कि किसी भी व्यक्ति की बात कर लूं तो उन्होंने किसी भी एक व्यक्ति की बात कर लूं तो हमें इस कॉलम से ये पता चल जाएगा कि उस व्यक्ति ने टोटल कितने स्ट्रक्चर्स बनाए और उसमें से टोटल कितने वैलिड डेज थे। तो नंबर ऑफ वैलिड डेज यहाँ पर दिख रहे हैं आपको, 12 दिन, 6 दिन, 13 दिन। तो हर एक व्यक्ति का वैलिड ऑफिस में अवेलेबल डेज दिख रहा है आपको, और नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स यहाँ पर लिखे हुए हैं कॉलम नंबर 30 में। तो नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑफिस डेज करने पर हमको स्ट्रक्चर्स पर डे मिल गया है। तो उसके बाद में नेक्स्ट कॉलम ब्लॉक्स पर डे है, टोटल कितने ब्लॉक्स है डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑफिस डेज। उसके बाद में QGIS पर ऑफिस डेज मौजूद है। यहाँ पर ब्लॉक्स और QGIS में कितना डिफरेंस रह गया उतना मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल किसी व्यक्ति का ब्लॉक्स माइनस QGIS अगर 0 है तो बहुत आइडियल बात है, बहुत अच्छी बात है, और उम्मीद होनी चाहिए कि दोनों में डिफरेंस कम से कम हो। और ये DM बेसिस का ब्लॉक्स और QGIS में डिफरेंस है, और ये SS बेसिस का ब्लॉक्स और QGIS में डिफरेंस है। तो इससे हमको फायदा ये हुआ कि मैन्युअली हमको एक एक एक्सेल फाइल के लिए ये 5 कॉलम्स ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ी। इस एप्लीकेशन ने खुद ही हमारे लिए इन 5 कॉलम्स को ऐड कर दिया है और हमारा काम आसान हो गया है। ये था एक काम जो आप एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम से कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा ऑप्शन क्या है वो भी देख लेते हैं। आपको याद होगा एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम जब हमने खोला था तो उसमें हमको 2 ऑप्शंस दिखे थे। एक ऑप्शन यूएफएस का था जिसमें सिर्फ एक ही एक्सेल फाइल सिलेक्ट करना था हमको, और यूएफएस का एक दूसरा ऑप्शन भी मौजूद है जिसमें हमको मल्टीपल एक्सेल फाइल्स का एक ही साथ समरी दिख जाएगा। दोनों में फर्क है और दोनों के अपने अपने अलग अलग बेनिफिट्स हैं। तो अब देखते हैं दूसरे वाले में क्या होता है, जिसमें यूएफएस के मल्टीपल एक्सेल फाइल्स एक ही साथ एक्सेस हो जाते हैं, उसमें क्या होता है। यूएफएस टू एनालाइज मल्टीपल एक्सेल फाइल्स पे क्लिक करता हूं मैं, और अब एक इंटरफेस खुल जाएगा। मल्टीपल एक्सेल फाइल्स को सिलेक्ट करने पर एक इंटरफेस खुलता है, जो कि आपको याद होगा सिंगल एक्सेल फाइल्स करने पे कोई इंटरफेस खुला ही नहीं था। अब की बार एक इंटरफेस खुलने वाला है, तो इंतजार करते हैं थोड़ा। ये इंटरफेस खुल गया। अर्बन फ्रेम सर्वे का
यहाँ पर हेडलाइन भी दी हुई है, अर्बन फ्रेंच सर्वे एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम। तो अभी तक मैंने किसी भी एम्प्लॉय का नाम या डेजिग्नेशन या एनएसआरओ नंबर नहीं सिलेक्ट किया है। उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं कि सभी एम्प्लॉयज के सभी एक्सेल फाइल्स से डेटा यहाँ पर मौजूद हो गए हैं। तो सभी एक्सेल फाइल्स मतलब किन किन एक्सेल फाइल्स थे आपको याद होगा, यूएफएस फोल्डर, हमारे यूएफएस फोल्डर में जितने भी महीनों के डेटा थे, अप्रैल महीना, नवंबर, अगस्त या फिर कोई और भी महीना हो, उसके डेटा एक साथ ही हमको यहाँ पे अवेलेबल हो गए हैं। आप चाहें तो इसको सेव भी कर सकते हैं कंबाइन करके, या फिर एक इंडिविजुअल व्यक्ति का नाम सिलेक्ट कर सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर मैं अभिषेक राणा जी का नाम सिलेक्ट करता हूं, तो अभिषेक राणा जी का नवंबर, अगस्त और अप्रैल तीनों महीनों का डेटा एक साथ अवेलेबल हो गया है मुझे। उनका एनएसआरओ नंबर भी दिख रहा है मुझे यहाँ पर। और बाकी सब डेटा यहाँ पे मौजूद है तीनों महीनों के लिए। तो अलॉटमेंट ऑफ टाउन्स, परसेंटेज टाउन्स कंप्लीटेड, ब्लॉक्स फॉर्म्ड, वार्ड्स कवर्ड और बाकी सभी डेटा अभिषेक राणा जी के हमको यहाँ पे दिख रहे हैं। या फिर आप किसी भी और एम्प्लॉय का नाम सिलेक्ट करते हैं, उनके सभी डेटा एक साथ ही आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। ये एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम का फायदा है। उसके अलावा ये जो 5 कॉलम्स थे पिछली बार हमने एक एक एक्सेल फाइल के लिए देखा था, वो भी अब दिख रहा है हमको एक साथ। तो स्ट्रक्चर्स पर डे आप देख सकते हैं, किसी एम्प्लॉय का शुरुआत में 64.47, शुरुआत में 19.5 था, फिर बढ़कर 14.4 हुआ, फिर बढ़कर 16.47 हुआ स्ट्रक्चर्स पर डे। ये स्ट्रक्चर्स पर डे है। ठीक उसी तरह से ब्लॉक्स पर डे का भी डेटा हमको दिख रहा है, QGIS पर डे, एंड डिफरेंस बिटवीन ब्लॉक्स एंड QGIS भी दिख रहा है। ब्लॉक्स और QGIS का डिफरेंस जितना कम से कम हो उतना अच्छा है। तो हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से व्यक्ति के डेटा में इम्प्रूवमेंट या डिक्लाइन देखने मिल रहा है हमको। अगर आप चाहें तो इस डेटा को सेव भी कर सकते हैं। एक बार मैं इस डेटा को सेव करके आपको दिखाता हूं। तो अब ये पूछ रहा है मुझे कि मैं इसे कहां पर सेव करना चाहता हूं। मैं अपने डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूं। नाम दे देता हूं कुछ भी रैंडम, टेस्ट3 मैंने नाम दे दिया इसको। तो डेटा असल में डेस्कटॉप पर सेव हो चुका है टेस्ट3 नाम से। थोड़ा वक्त लग रहा है। इसके अलावा फिर से सेव करने बोल रहा है। ओके, तो अब हम देख लेते हैं किस तरह का डेटा सेव हुआ है। तो देख सकते हैं हमने जिस भी व्यक्ति का नाम सिलेक्ट किया था, उस व्यक्ति का नवंबर, अगस्त और अप्रैल महीने का डेटा एक साथ आ गया है हमारे पास। और उनके वो 5 कॉलम्स जो एक्स्ट्रा ये एप्लीकेशन ऐड कर देता है, वो भी यहाँ पे मौजूद हो गए हैं एक साथ ही। इसके अलावा इस एप्लीकेशन में कुछ और भी चीजें हैं, वो भी देख लेते हैं। उदाहरण के लिए हम किसी व्यक्ति का डेजिग्नेशन अगर सिलेक्ट करते हैं, तो सिर्फ उसी डेजिग्नेशन पे मौजूद लोगों के नाम यहाँ पर आ गए हैं। उदाहरण के लिए अगर मैं विश्वजीत मौर्य जी का डेटा देखूं, तो उनके डेटा आ गए मुझे सभी महीनों के लिए। या फिर गौरव तोमार का देखूं तो उनके डेटा आगे मुझे दिख रहे हैं यहाँ पर सभी महीनों के लिए। ये तो सभी GSOs के आ गए। अगर मैं चाहूं तो सर्वे एन्यूमरेटर को सिलेक्ट कर लेता हूं। यहाँ पर अब मुझे सिर्फ सर्वे एन्यूमरेटर्स के नाम दिखेंगे, मतलब फील्ड इन्वेस्टिगेटर्स के नाम दिखेंगे। उदाहरण के लिए अगर मैं सूरज गुप्ता का नाम सिलेक्ट करता हूं, तो उनके डेटा मुझे एक साथ दिख जाएंगे। सिर्फ इतना ही नहीं,
मैं चाहूँ तो एम्प्लॉय आईडी भी सिलेक्ट करके अब डेटा देख सकता हूँ। एम्प्लॉय आईडी डाल देता हूँ, जैसे QS2173 लिख दिया मैंने। तो इस एम्प्लॉय आईडी का जो भी व्यक्ति है उसका डेटा मुझे एक साथ दिख जाएगा यहाँ पर। इसके अलावा NSRO नंबर भी लिख सकते हैं। NSRO में लिख लेता हूँ। जैसे अगर मैं NSRO थाने सिलेक्ट करता हूँ तो NSRO थाने में मौजूद सभी व्यक्तियों के नाम मुझे एक साथ यहाँ पे दिख जाएंगे। उदाहरण के लिए अमित कुमार का नाम सिलेक्ट करता हूँ तो अमित कुमार थाने में है, उनका सारा डेटा मुझे यहाँ पर दिख गया। उन क्या पोजीशन पे हैं वो भी दिख गया, उनका एम्प्लॉय आईडी भी दिख गया, कितने ब्लॉक्स, QGIS, वॉट्स, यूनिट्स कवर किए, ये सब भी दिख रहा है। और उनका परफॉर्मेंस, स्ट्रक्चर्स पर डे, ब्लॉक्स पर डे और बाकी सभी डेटा भी एक साथ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसके अलावा अगर आप इस रिजल्ट टैब पे क्लिक करेंगे तो यही एक्सेल फाइल थोड़ा जूम आउट होकर थोड़े और बड़े साइज में दिखाई देगा। सभी बटन यहाँ पर हट जाते हैं और पूरा डेटा थोड़े बड़े साइज में दिखाई देने लगता है। रिजल्ट टैब को एक बार हम फिर से देख लेते हैं। रिजल्ट टैब में अभी फिलहाल सभी व्यक्तियों के नाम एक साथ आ गए हैं। तो मैं किसी भी एक व्यक्ति का नाम यहाँ पे टाइप करता हूँ और उस नाम से जितने भी लोग हैं सभी का डेटा मुझे एक साथ यहाँ पे दिख जाना चाहिए। ये NSRO हटा दिया मैंने। रिजल्ट, अगर मैं यहाँ पर नाम गौरव टाइप करता हूँ रिजल्ट टैब में तो गौरव नाम से जितने भी व्यक्ति हैं उन सभी का डेटा मुझे एक साथ यहाँ पर दिख गया। ये रिजल्ट टैब था। इसके अलावा इसमें एक और फीचर भी है कि यदि आप कुछ और लोगों के नाम कुछ और एक्सेल फाइल्स को इसमें इंक्लूड करते हैं, उदाहरण के लिए अगर मैं यहाँ पर अक्टूबर महीने का डेटा इस UFS फोल्डर में रख दूं तो अब की बार मैं UFS का एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम चलाता हूं तो अब की बार मुझे सभी महीनों के डेटा दिख देंगे। अक्टूबर महीने का डेटा भी इंक्लूड हो जाएगा। ये भी करके दिखा देता हूं आपको। तो उसके लिए मुझे इस एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम को रीस्टार्ट करना होगा। इसको बंद कर दिया मैंने, रीस्टार्ट कर लेता हूँ। एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम को रीस्टार्ट किया। पिछली बार हमने सिर्फ अगस्त, नवंबर और अप्रैल महीने का डेटा देखा था। अब की बार मैंने उसमें अक्टूबर का डेटा भी एक्स्ट्रा इंक्लूड कर दिया है। तो अब की बार अगर हम देखने जाएंगे तो इन चारों महीनों के डेटा हमको दिखेंगे। मेरे कहने का अर्थ ये है कि आप जितने भी महीने चाहें उन महीनों के डेटा इसमें ऐड कर सकते हैं या फिर हटा भी सकते हैं। UFS मल्टीपल एक्सेल फाइल्स सिलेक्ट कर लेता हूँ। कुछ एक्सेल फाइल्स को मैंने हटा दिया और अक्टूबर महीने का एक UFS का फाइल मैंने एक्स्ट्रा इसमें इंक्लूड कर दिया है। तो अब की बार एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम को मैंने चलाया, देखते हैं अब की बार क्या चेंजेस आते हैं। UFS का डेटा काफी ज्यादा हैवी है, इसका साइज काफी ज्यादा है। आप इसका साइज यहाँ पर देख सकते हैं। इसी के कारण इसको लोड करने में थोड़ा सा ज्यादा वक्त लग जाता है। डेटा लोड हो गया। अब की बार यदि मैं किसी व्यक्ति का नाम सिलेक्ट करता हूँ
उदाहरण के लिए मैं यहाँ पर गौरव तोमर का नाम सिलेक्ट करता हूँ। तो अब डेटा लोड हो रहा है, जरा रुक जाते हैं। उदाहरण के लिए अगर मैं अभिषेक राणा का नाम यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे अभिषेक राणा जी के अप्रैल, अगस्त और नवंबर महीने के डेटा एक साथ आ गए हैं। अजय डांगे जी का देख लेता हूँ तो उनका नवंबर, अगस्त, अप्रैल और अक्टूबर सभी महीनों के डेटा एक साथ आ गए। जिन लोगों के डेटा नहीं मौजूद थे किसी पर्टिकुलर मंथ में, उन लोगों का उस पर्टिकुलर मंथ का डेटा नहीं दिखने वाला है, जो कि ऑब्वियस बात है। तो अब मैं जिस भी व्यक्ति का नाम सिलेक्ट करूंगा उसके अब इन चारों महीनों के डेटा दिखेंगे, इंक्लूडिंग दी अक्टूबर मंथ, क्योंकि आप जिस भी महीने का डेटा एक्सेल फाइल इस फोल्डर में, इस यूएफएस फोल्डर में और इंक्लूड करते जाएंगे या फिर हटाते जाएंगे, सेम चेंजेस आपको यहाँ इस एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम एप्लीकेशन में भी दिखाई देगा। तो अब की बार देखते हैं कि अक्षय आरटे जी का नाम दिखाई दे रहा है हमको। देखते हैं उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा। तो उनका स्ट्रक्चर्स पर डे 30 शुरुआत में 39.18 था, फिर 37.55 हो गया और उसके बाद का स्ट्रक्चर्स पर डे का डेटा उनका आधा अधूरा है, कंप्लीट है, इनकम्प्लीट है। और ब्लॉक्स और QGIS का डिफरेंस 32 था, जिससे बढ़कर 36, फिर बढ़कर 57 हो गया। ये मैं किस महीने की बात कर रहा हूँ? ये अक्टूबर महीने का डेटा है, उसके बाद ये अप्रैल महीने का डेटा है, अगस्त महीने का और नवंबर महीने का डेटा। टाइमलाइन वाइज डेटा है। पुराना डेटा सबसे नीचे दिखेगा आपको और लेटेस्ट डेटा सबसे पहले दिखेगा आपको। उसके अलावा आप महीनों के नाम यहाँ डेट कॉलम में भी देख सकते हैं। नवंबर महीने का डेटा, अगस्त महीने का, अप्रैल महीने का, अक्टूबर महीने का डेटा। महीनों के नाम आपको यहाँ पे डेट कॉलम में भी दिखाई दे जाएंगे। उसके अलावा फाइल के नाम तो यहाँ पर मौजूद है ही, फाइल नेम नाम से कॉलम में, और कॉरिस्पॉन्डिंग डेटा भी इसमें मौजूद है। अगर मैं यहाँ से किसी एक फाइल को हटा दूं, जैसे अगर मैं नवंबर महीने का डेटा हटा दूं, डिलीट कर दूं, फिर एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम को रीस्टार्ट करूं, तो जो भी डेटा दिखेगा मुझे विदाउट नवंबर डेटा दिखेगा। तो सारी चीजें एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम में अपने आप ही अपडेट हो जाती हैं। बस मुझे इस सिस्टम को एक बार रीस्टार्ट करना होता है। सिर्फ इतना ही था यूएफएस एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम में। कुछ और जानकारी के लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपके पास इस एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम को डाउनलोड करने का लिंक नहीं है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। उस लिंक पर अगर आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा, जिसमें सभी डेटा और एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम को डाउनलोड करने के इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। ये वही डेटा है जो हमारे डी ड्राइव में सेव हुआ है और लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। ओके, थैंक यू।